नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसके बारे में हम अक्सर कम ही बात करते हैं, पर है वो बेहद दिलचस्प। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बाद के भारत की, जो एक शानदार कल्चरल मेल्टिंग पॉट था। सोचिए, कितनी सीधी सी बात है यह, है ना? जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ न कुछ नया सीखते ही हैं। बस यही एक आइडिया मौर्यों के बाद के भारत को समझने की चाबी है। जैसे लोग एक दूसरे से सीखते हैं, वैसे ही संस्कृतियां भी एक दूसरे से मिलकर और भी बेहतर और भी रिच हो जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है करीब 200 ईसा पूर्व से। शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी ताकत खत्म हो जाए तो क्या होता है? एक पावर वैक्यूम बन जाता है, एक खालीपन। और इसी मौके पर कई छोटे छोटे राज्यों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। इस खालीपन को भरने के लिए सबसे पहले कौन आगे आया? हमारे अपने स्थानीय भारतीय राजवंश। इनमें शुंग थे, कण्व थे, लेकिन दक्कन के इलाके में असली पावर बनकर उभरे सातवाहन। ये काफी लंबे समय तक टिके रहे। सातवाहनों ने आर्किटेक्चर में तो जैसे कमाल ही कर दिया। उन्होंने चैत्य बनवाए। अब ये चैत्य क्या थे? ये असल में बौद्ध प्रार्थना घर होते थे, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि इन्हें पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तराशकर अंदर से खोखला करके बनाया जाता था। जरा सोचिए, कितनी मेहनत और कारीगरी लगी होगी। कार्ले का मशहूर चैत्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो एक तरफ भारत के अंदर ये सब चल रहा था, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब नॉर्थ वेस्ट से, यानी मध्य एशिया और उससे भी आगे से नए नए लोगों के ग्रुप्स भारत आने लगे। और ये कोई एक दो लोग नहीं थे, बल्कि एक के बाद एक लहरों की तरह आए। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, यानी हिंद यूनानी। उनके पीछे पीछे आए शक, फिर ईरान से आए पहलव, और आखिर में चीन की तरफ से आए कुषाण। अब किसी भी कहानी को उसके किरदारों से समझना आसान हो जाता है ना? तो मिलिए इस दौर के कुछ बड़े नामों से। मिनांडर, जो सबसे फेमस इंडो ग्रीक राजा थे। रुद्रदमन प्रथम, एक बहुत ही जाने माने शक शासक। और हाँ, कनिष्क, जो शायद सबसे ताकतवर कुषाण सम्राट थे। कनिष्क की एक विरासत तो आज भी हमारे साथ है। साल 78 सीई में उन्होंने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की, जिसे शक संवत कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी भारत सरकार अपने ऑफिशियल काम के लिए इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करती है। सोचिए कितना पुराना कनेक्शन है। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे अलग अलग लोग, स्थानीय भारतीय और बाहर से आए लोग, एक साथ रहने लगे, तो हुआ क्या? जो हुआ वो था संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम। सबने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। चलिए देखते हैं कि इस लेन देन ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम चीज से, पैसा यानी सिक्के। उस वक्त तक भारत में सिक्के अलग तरीके से बनते थे, लेकिन इंडो ग्रीक्स और कुषाणों से भारतीयों ने सिक्के बनाने का एक नया और कहीं ज्यादा बेहतर तरीका सीखा। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। देखिए फर्क कितना बड़ा था। पहले के भारतीय सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं, वो बस चांदी की शीट से काटे गए टेढ़े मेढ़े टुकड़े होते थे, जिन पर ठप्पा लगा होता था। लेकिन नई इंडो ग्रीक स्टाइल में सिक्के ढाले जाते थे। वो एकदम गोल होते थे और उन पर राजा का हूबहू चेहरा बना होता था। सिक्कों के अलावा पहनावे में भी बड़ा बदलाव आया। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे कई पारंपरिक कपड़े जैसे पगड़ी, कुर्ता, पजामा और यहाँ तक कि शेरवानी जैसी दिखने वाली भारी लॉन्ग कोट, ये सब शक और कुषाणों के साथ ही भारत आए। कुषाणों ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सिल्क रोड, जो उस जमाने का सबसे बड़ा ट्रेड रूट था, उसके एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। इसे उस दौर का इकोनॉमिक सुपर हाईवे समझिए। इसका नतीजा, भारतीय व्यापारियों का सीधा व्यापार रोमन एम्पायर से होने लगा और भारत में सोने की जैसे बाढ़ आ गई। देश बहुत अमीर हो गया। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात, हम जो हफ्ते के 7 दिनों के नाम इस्तेमाल करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, पता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हमें ग्रीक से मिला। उन्होंने ग्रहों के नाम पर दिनों के नाम रखे और हमने उसे अपना लिया। साथ ही एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की भी बहुत सारी जानकारी शेयर हुई। और मेडिसिन की बात चली है तो इसी दौर में हुए थे महान वैद्य चरक, जो सम्राट कनिष्क के दरबार में थे। उन्होंने चरक संहिता नाम की एक जबरदस्त किताब लिखी, जिसमें सिर्फ दवाइयों की ही नहीं, बल्कि मेडिकल एथिक्स, यानी एक डॉक्टर के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसकी भी बात की गई थी। उनकी एक बात देखिए, एक चिकित्सक को अपने लाभ के लिए
अपने रोगी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बात आज भी कितनी सच्ची लगती है ना? कुषाणों के समय में आर्ट और स्कल्पचर यानी मूर्तिकला अपने चरम पर थी। दो बड़े आर्ट स्कूल फेमस हुए, मथुरा और गांधार। लेकिन क्या इन दोनों के आर्ट में कोई फर्क था? चलिए देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मथुरा स्कूल, जो लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल करता था और पूरी तरह से भारतीय स्टाइल में था। दूसरी तरफ है गांधार स्कूल, जिसमें स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था और उस पर ग्रीक रोमन आर्ट का गहरा असर दिखता है, जैसे मूर्तियों के घुंघराले बाल और भारी सलवटों वाले कपड़े। लेकिन रुकिए, ये लेन देन सिर्फ एक तरफ से नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत सीख रहा था। अब देखते हैं कि बाहर से आए इन लोगों ने भारत से क्या अपनाया और इस पूरे मेलजोल का नतीजा क्या निकला। बात यह थी कि बाहर से आए इन ग्रुप्स के पास अपनी कोई बहुत विकसित भाषा या कोई संगठित धर्म नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहीं की संस्कृति को अपना लिया। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और बौद्ध धर्म जैसे भारतीय धर्मों को अपना लिया। मतलब वो पूरी तरह से भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। और ये सब हो कैसे पाया? शायद इसका जवाब भारत की एक बहुत पुरानी और गहरी सोच में छिपा है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक ही परिवार है। इसी सोच, इसी खुलेपन ने भारतीय संस्कृति को इतनी ताकत दी कि वो इतने सारे बाहरी प्रभावों को अपने अंदर समेट सकी और एक अनोखी मिली-जुली पहचान बना सकी। और यही वो खासियत है जो भारतीय सभ्यता को इतना अनोखा बनाती है। सहनशीलता और नई चीजों को अपनाने का यही जज्बा है जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति आज भी इतनी वाइब्रेंट है, फल फूल रही है। जबकि दुनिया की कई दूसरी महान सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र या रोम वक्त के साथ कहीं खो गईं। तो अगली बार जब कोई कुर्ता पजामा पहने या कैलेंडर में सोमवार देखे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हम असल में इतिहास के एक ऐसे दौर को जी रहे हैं जिसकी कहानी 2000 साल पहले शुरू हुई थी। ये विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर करता है। आज की हमारी जिंदगी में, हमारे खाने में, हमारी भाषा में और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनकी जड़ें शायद इसी प्राचीन सांस्कृतिक संगम में छिपी हों।